नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल बीके द स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे से हैं। और इसी आशा के साथ आज हम लोग वनस्पति विज्ञान में क्या पढ़ेंगे? सेलुलर रिस्पिरेशन पढ़ेंगे, यानी कि कोशिकीय श्वसन पढ़ेंगे। ये कोशिकीय श्वसन का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोशिकीय श्वसन किसे कहा जाता है, इसकी आवश्यकता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे श्वसन की क्रिया विधि, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन, और साथ में पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। वीडियो छोटा होगा, जरूरी भी है, क्योंकि जिन लोगों को केवल ग्लाइकोलाइसिस ही पढ़ना है तो आराम से ग्लाइकोलाइसिस इसमें देख लेंगे। चलिए, ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ने से पहले या मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन यानी कि श्वसन की क्रिया को पढ़ने से पहले हम आपसे एक अपील करते हैं कि प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन अवश्य दबाएं। इससे क्या होगा, जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत, या हम ये कहें सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद अंत में आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। चलिए, बिना समय गंवाए हम लोग पढ़ते हैं कि श्वसन क्रिया की क्रिया विधि। तो इसके पहले हम लोग थोड़ा पढ़ लें, जो पहले पढ़े थे उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि श्वसन क्रिया किसे कहा जाता है। आप जानते हैं कि जो सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, जो कोशिकीय श्वसन होता है, उसकी आवश्यकता क्यों होती है ना। आप जानते हैं जो भी जीव हैं, वनस्पतियां हैं, उनको अपने जो क्रिया है, अपना जो कार्य है, वो किसी भी प्रकार का कार्य है, उसको करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप अपने आप ही जोड़ लीजिए, आप कोई भी काम करते हैं, उठते बैठते हैं, सोते हैं, दौड़ते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कहाँ से मिलती है हमको? जो हमारे शरीर में भोज्य पदार्थ है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन्स हैं, नहीं प्रोटीन्स हैं, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है, प्रोटीन्स हैं, इनका जब ऑक्सीकरण होता है तब हमको ऊर्जा मिलती है। ठीक इसी प्रकार जो पौधे होते हैं, पौधों का भी अपना कार्य होता है। जैसे उनका है जड़ से पानी का अवशोषण करना या मिनरल का अवशोषण करना, उनमें भी वृद्धि होती है, थोड़ा गति भी होती है। ये सारे का उसमें भी श्वसन भी होता है, श्वसन में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। तो उनको करने के लिए इनको भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा उनको कहाँ से मिलती है? इनके भी शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोज्य पदार्थ संचित होता है। जब इन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनका जारण होता है तब इनको ऊर्जा मिलती है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और पानी भी मिलता है। अब इनका ऊर्जा का जारण कैसे होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? श्वसन से मिलेगा। कहाँ से लेंगे? वायुमंडल से, सांस के माध्यम से। ये पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, जिसके कारण इनका ऑक्सीकरण होता है। याद रखिएगा, जितने भी जीव होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों, सब श्वसन करते हैं, रात दिन एक बराबर करते हैं। ऐसा नहीं है कि दिन में ये श्वसन करेंगे रात में नहीं करेंगे, या रात में करेंगे दिन में नहीं करेंगे। जितने भी जीवित होते हैं कोशिकाएं, ये सब के सब श्वसन करते हैं, रात दिन एक बराबर। इससे इनको ऊर्जा मिलती है। इसीलिए ये आवश्यक होता है श्वसन क्रिया करना। श्वसन क्रिया दो प्रकार के होते हैं, हम आपको बताएं। एक ऑक्सी श्वसन होता है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसमें जो भी भोज्य पदार्थ होता है, मान के चलते कार्बोहाइड्रेट है, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि पूर्ण ऑक्सीकृत होती है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड, जल और बहुत सारा ऊर्जा, जो कि 673 किलो कैलोरी ऊर्जा होता है, निकलता है। दूसरा होता है अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और जो अनाक्सी श्वसन होता है, इसमें ये इनकम्प्लीट होता है, मतलब अपूर्ण ऑक्सीदान होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसमें बहुत कम ऊर्जा निकलती है, मात्र 28 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और एथिल एल्कोहल निकलता है। तो इन सारी बातों को आप पहले वीडियो में देख चुके हैं, और ध्यान से आप उसको एक बार, जिन लोगों ने नहीं देखा है, फिर से देख लें। आज हमको पढ़ना है श्वसन की क्रिया विधि। आप जानते हैं कि श्वसन की क्रिया विधि बहुत ही जटिल होता है। इसमें जो ग्लूकोज होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये आपका ग्लूकोज है, C6H12O6। आप जानते हैं इसमें जो हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये रासायनिक बंध के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो जब इसका ऑक्सी श्वसन होने लगता है, या हम कहें श्वसन होता है, तो उस समय क्या होता है? इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो बंधन है, वो टूटने लगता है। टूटने से क्या होता है? इसमें से हाइड्रोजन
निकलने लगती है। क्या निकलता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ साथ एक चीज और निकलता है, एनर्जी निकलती है। क्या निकलता है? एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है। और जो एनर्जी निकलती बहुत सारी मात्रा में, इसका उपयोग कहाँ होता है? कौन इसको लेता है? इसको एडिनोसिन डाइफॉस्फेट लेता है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मतलब एडीपी। ये इसको एनर्जी को अवशोषित कर लेता है और बनाता क्या है? एटीपी का निर्माण कर लेता है। एटीपी। एटीपी को क्या कहा जाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहने का मतलब जब कार्बोहाइड्रेट का टूट फूट होता है और उसमें से ऊर्जा निकलती है, उसका इस्तेमाल होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के निर्माण में। ठीक है ना। कहने का मतलब हाइड्रोजन आयन के रूप में निकलता है और साथ साथ इलेक्ट्रॉन निकलती है और उस इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि चाहे ऑक्सीजन शोषण हो अथवा अनाक्सीय शोषण है, एक हद तक जो कार्बोहाइड्रेट का जो टूट फूट होता है लगभग एक बराबर होता है। टूट फूट होने के बाद क्या बनता है? इसमें पायरूविक अम्ल बनता है। पायरूविक अम्ल बनता है। यह पायरूविक अम्ल का सूत्र है, पायरूविक अम्ल। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? तब आप देख चुके हैं जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट टूट फूट होने के बाद बनता है, पायरूविक अम्ल का निर्माण होता है। हालांकि एक अणु ये कार्बोहाइड्रेट का होता है यानी शर्करा का होता है और जो बनते हैं दो अणु पायरूविक अम्ल के बनते हैं। चलिए अभी आगे हम इसको बताते हैं। तो आप क्या देखें इसमें? अभी तक आप देख लिए हैं कार्बोहाइड्रेट से पायरूविक अम्ल बना है। ये ऑक्सीजन शोषण में और अनाक्सीय शोषण में दोनों में एक ही चीज होता है। इसके बाद इसका जो भविष्य होता है किसके ऊपर निर्भर करता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है। मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति पर इसका भविष्य निर्भर करता है। यदि ऑक्सीजन होता है तो क्या बनता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में बन जाता है यह कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। ठीक है। कितना निकलती है? 673 किलो कैलोरी। हम इसको इसलिए बार बार लिख रहे हैं क्योंकि ये आपको याद हो जाए। दूसरा है, मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं है तो क्या बनेगा? एथिल एल्कोहल बनेगा, C2H5OH, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। साथ में ऊर्जा निकलती है। कितनी ऊर्जा निकलती है? केवल 28 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ये क्या है? एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल है। ध्यान से आप देखिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार समझते आप चलेंगे तो समझ जाएंगे कि इसमें क्या है। तो इसमें आप देखेंगे जो उभयनिष्ठ अवस्था क्या है? कार्बोहाइड्रेट से पायरूविक अम्ल का निर्माण है। इसके बाद हम लोग इसमें यहाँ शुरू करते हैं ऑक्सीजन शोषण, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ये ऑक्सीजन श्वसन। इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? मालूम है? नहीं मालूम है। इसको कहा जाता है एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन कहा जाता है। चलिए लिख देते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन कहा जाता है। एरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसको पढ़ने के लिए यानी कि अध्ययन की दृष्टि से ऑक्सीजन शोषण को दो भागों में बांटा गया है। और याद रखिएगा जितनी भी जीवित कोशिकाएं होती हैं उसमें श्वसन क्रिया कंटिन्यू होती रहती है, चाहे रात हो या दिन हो। तो ये भी आप देखिए ऑक्सीजन शोषण सुविधा के रूप में अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। दूसरे को कहा गया है क्रेब्स चक्र यानी कि क्रेब्स साइकिल। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे। छोटा सा वीडियो है, हमने आपको बता दिया है। सबसे पहले आप जानिए जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये श्वसन क्रिया की सबसे पहली, जब इसमें ऑक्सीजन का या कार्बोहाइड्रेट का जब जारण होता है, जितने भी कोशिकाओं में जो ग्लूकोज का जारण होता है वो उसका जो पहला चरण होता है वो ग्लाइकोलाइसिस होता है। और ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है आप इसको बताएंगे, कहाँ पे होता है मालूम है? ग्लाइकोलाइसिस जो प्रथम चरण है ये कोशिका द्रव्य में होता है। हम आपको बता दें और बार बार मैं यही चीज बताता हूँ, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य के अलावा बहुत सारे आर्गन्स होते हैं जिसे कोशिकांग कहा जाता है, जिसे माइटोकांड्रिया से लेकर के गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मैं बार बार इसलिए नाम लेता हूँ जिससे आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है। तो इसमें कोशिका द्रव्य होता है जिसको आप क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा। कोशिका द्रव्य।
जिसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। ये जो साइटोप्लाज्मा है, इसी में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के एक अणु से क्या बनता है, पारुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज के एक अणु से पारुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें ये जो ग्लूकोज होता है ये 6 है ना, 6 कार्बन परमाणु वाला यौगिक होता है। यौगिक है ये, 6 कार्बन परमाणु वाला यौगिक होता है। और जो पारुविक अम्ल होता है उसमें देखो, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, यानी कि 3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक होता है। ये कितना है, ये 6 है और ये 3 है। तो इसका मतलब इसमें अगर 2 से हम गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। इसीलिए ग्लूकोज का एक अणु से कितने बनते हैं पारुविक अम्ल, 2 अणुओं का निर्माण होता है। यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके अलावा इसमें क्या बनता है, 4 अणु एटीपी का बनता है, एनर्जी निकलती, 4 एटीपी यहां से निकलती है। ठीक है, 4 अणु, लेकिन 2 अणु इसमें से फास्फोरिलाइजेशन में, यानी कि फास्फोरिलीकरण में, फास्फोरिलीकरण हिंदी वाले, इंग्लिश में जो है फास्फोरिलेशन में 2 एटीपी पहले से ही समाप्त हो जाती है। तो शुद्ध रूप से कितना एटीपी बचेगा, ध्यान दीजिएगा, 4 एटीपी का निर्माण हुआ था ना इस प्रक्रिया में। 4 एटीपी में से अगर 2 एटीपी अणु फास्फोरिलेशन में या फास्फोरिलीकरण में समाप्त हो जाते हैं तो शुद्ध रूप से 2 एटीपी अणुओं का इसमें फायदा होता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछेंगे बीच बीच में, इसीलिए हम इसको बताए जा रहे हैं। कितना होता है, 2 एटीपी अणुओं का इसमें फायदा होता है मुख्य रूप से। चलिए, इसके अलावा क्या निकलता है, 2 एटीपी। इसके अलावा 2 स्वतंत्र हाइड्रोजन आयन भी मुक्त होते हैं। ये स्वतंत्र हाइड्रोजन आयन NAD अथवा NADP से जाके जुड़ जाते हैं, चाहे इससे जुड़ जाते हैं चाहे इससे जुड़ जाते हैं ये, और क्या बना लेते हैं, ये NADH2 का निर्माण कर लेते हैं। कितने बन जाते हैं ये, 2 अणु NADH2 का बनता है, 2 अणु बनता है, याद रखिएगा, जरूरी है बताना। हम आपको बता दें इस निर्माण में, यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में 2 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, ध्यान समझिएगा। और जब ये इसमें जब NAD अपचयित होता है, अपचयित हो करके कितना बना लेता है, 2 अणु NADH2 का निर्माण कर लेता है। ठीक है, और आप जानते हैं एक NADH2 से 3 एटीपी बनता है। कितना, 3 एटीपी अणु का निर्माण होता है जब इसका ऑक्सीकृत होता है तब। तो कहने का मतलब 2 अणु बनता है NADH2 का, तो कितना हो जाएगा, ये ऑक्सीकृत होने पर 6 अणु बन जाएगा। 6 अणु किसका बनेगा, एटीपी का बन जाएगा। तो कुल कितना एटीपी बनेगा, 6, यहाँ पे और जोड़ दीजिए आप, तो जोड़ देंगे तो आएगा 8 माने 8 एटीपी अणुओं का इसमें, मतलब फास्फोरिलीकरण में, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में कितने अणुओं का निर्माण हो जाएगा, 8 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। ये सारी जो क्रिया होती है आपको बताएं एंजाइम और सह एंजाइम के रूप में होती है। यहाँ पर हम आपको बता दें जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया है इसको EMP पथ भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, EMP पथ। क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, ये 3 साइंटिस्ट हैं। ई का मतलब है, क्या नाम इनका है, एम्बेडेन। एम से है मेयरहाफ और पी से है पार्सन, मतलब एम्बेडेन, मेयरहाफ और पार्सन तीनों साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया है इसकी खोज किए थे, इसीलिए इनको EMP पथ भी कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुका है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ध्यान समझिएगा। EMP पथ ग्लाइकोलाइसिस क्रिया को कहा जाता है। इसका नाम इसलिए EMP पथ कहा गया क्योंकि एम्बेडेन और M से मेयरहाफ और P से पार्सन, ये साइंटिस्ट मिल करके इसकी खोज किए थे। चलिए इसके साथ कुछ क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं
और आप इसको कमेंट में बताइएगा। पहला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है। दूसरा है कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में कितने NADH2 बनते हैं, हम इसको बता चुके हैं। तीसरा है ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में क्या कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। चौथा है कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP अणुओं का निर्माण होता है। पांचवा क्वेश्चन जो हम आपको नहीं बताए हैं उसका आंसर आप खोज करके बताइएगा कि NAD में कौन सा विटामिन पाया जाता है। बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताएं, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।